तो देखिए हमको अब डिराइव करना है डेरिवेशन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। अब देखिए केपलर के 3 लॉ थे प्लैनेटरी मोशन के, तो तीसरा लॉ हम लोग को डिराइव करना है। और किस चीज़ को यूज़ करके? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करके हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब इक्वेशन को आसान बनाने के लिए, डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं। और एजम्पशन ये लेते हैं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम तो रहा है, लेकिन एलिप्टिकल ऑर्बिट को ना मान के हम लोग एक सर्कुलर ऑर्बिट मान लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको। आपको पता है जब अर्थ घूमेगा, रिवोल्यूशन जब करेगा, तो इस अर्थ का मास है अगर m e, तो इस पे अर्थ के मास पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, और वो कितना हो जाएगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू mv² r। ठीक है, और यहाँ पर m किसका है? मास ऑफ अर्थ है, और वेलोसिटी किसकी है? अर्थ की वेलोसिटी भी है। ठीक है, और इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा होगा? तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा सन और अर्थ के बीच में, वो इसको बैलेंस कर रहा होगा। और वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा G m(e)(m)s। ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ सन है, अपॉन ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये r² हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में, मतलब बैलेंस हो चुके हैं, ये फोर्स बराबर हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि mE(v²/r) इज इक्वल टू वॉट? G(m)(e)(m)s/r²। सिंपल चीज़, ये r कट गया, me और me कट गया। ठीक है, ये क्या बचा आपके पास? v²। यहाँ पे देखिए आपको लिख दिया जाएगा यहाँ पर, तो क्या बच रहा है? v² बराबर बच रहा है g इंटू मास ऑफ सन अपॉन r। ठीक है, Gm/r आपके पास बच रहा है। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा पार्ट हुआ, अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद क्या करना है हम लोग को? इसके बाद एक छोटा सा काम और करना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो अर्थ का है वो हो जाएगा एक चक्कर कितनी देर में लग रहा है। तो एक चक्कर का रेडियस कितना है? 2, मतलब सरकमफ्रेंस कितना है? 2πr हो जाएगा जो अर्थ को घूमना है। और कितनी स्पीड से घूम रहा है? तो v स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो 2πr/v क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 2πr/t हो जाएगी। ठीक है, इस v की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, जो v यहाँ पर निकाला आपने, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए पुट करने पे आपको क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा हम लोग उधर की ओर करेंगे जिधर डायग्राम बना है। तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपके पास, v की जगह हमने किया ये, तो 2πr/t। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू g इंटू मास ऑफ सन अपॉन r। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये क्योंकि हमको प्रोपोर्शनैलिटी, हमको अगर देखा जाए थर्ड लॉ क्या कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब होता है। ठीक है, जहाँ पर r क्या होती है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होती है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रोपोर्शनल, सिर्फ r को देखिए और t को देखिए, बाकी सारे टर्म भूल जाइए, क्योंकि बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, g, ms और यहाँ सब कुछ कांस्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो r² अपॉन t² यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, r² थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा r² अपॉन t²। अब हम इक्वल टू साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है? 1/r है। आप इसको उधर भेज दीजिए और इस r को उधर की ओर भेज दीजिए, तो r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? t² आ गया। और यही हम लोग को क्या करना था? डिराइव करना था कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, अगर आप इलिप्टिकल पाथ देखेंगे तो ये जो आपने देखा होगा, ये सन यहाँ पर होता है, फोकस होता है, यहाँ पर 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको मेजर एक्सिस कहते हैं, और इसका जो आधा होता है इसको कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस, और इसको r से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग ने क्या माना था कि इलिप्टिकल नहीं है, मान लिया था कि ये सर्कुलर है, तो उस हिसाब से भी इसको हम लोग ने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है।